सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में जो सेक्शन ए आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का, उसका पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। यस, यू हर्ड इट राइट। अभी ना उस तरीके के पैराग्राफ आ रहे हैं जो पहले आया करते थे, और ना ही उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं। अभी ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि कौन सा पैटर्न आपने फॉलो करना है जब आप जाएंगे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। तो आप वहां जाके डरे ना, कंफ्यूज ना हो और आपको कुछ नया देखने को ना मिले। इसीलिए आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात भी करेंगे। काफी सारे बच्चों को एक मिसकंसेप्शन रहता है कि मैम, आप कंफ्यूजन उनको बहुत ज्यादा रहता है कि मैम हम पहले क्वेश्चंस को रीड कर लें या पैराग्राफ को रीड कर लें। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया रहता है दिमाग में कि हमें करना क्या है। आपको ऐसी एडवाइस दी जाती है कि बेटा क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में वर्ड देख लेना, जल्दी से जैसा वर्ड हो एज इट इज जाओ वहां पे ढूंढो और वही वर्ड का आंसर लिख दो, राइट। उसी कॉपी को, लाइन को यहां से लेके यहां तक कॉपी कर देना और आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ऐसे अब काम नहीं चलने वाला है। ये पुराना ओल्ड पैटर्न है कि आप क्वेश्चन पे गए, लाइन में वर्ड ढूंढा, उसी वर्ड को पैराग्राफ में मैच किया तो वहां पे मिल गया, उसको कॉपी किया, आपका एक नंबर बन गया। नो, आंसर्स ऐसे नहीं होंगे। एंड टू नॉट टू मेक यू अफ्रेड बट जस्ट टू मेक श्योर कि आपको इसके बारे में आइडिया हो, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हो सकता है कि पैराग्राफ में वो आंसर हो ही ना, आपको खुद से उसको इन्वेंट करना पड़ेगा। वी कॉल इट लॉजिकल डिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? लॉजिकली आंसर को बनाना। इसके लिए जरूरी है कि आप पैराग्राफ को पूरा समझ लें, पैराग्राफ को पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर जो क्वेश्चन आपके पास में आया है उसको देखिए और उस क्वेश्चन के बेस पे पैराग्राफ जो आपने पढ़ लिया उसको समझने के बाद उसका आंसर लिखिए अपने वर्ड्स में। ये ही बेस्ट तरीका होने वाला है और ये सारी चीजें आज के सेशन में मैं आपको विद प्रूफ, विद एग्जाम्पल बताने वाली हूं। मैं आप लोगों को सीबीएसई का जो प्रैक्टिस सैंपल पेपर है ना वो आज के सेशन में सॉल्व कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा पैराग्राफ का सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, उससे एनालाइज भी करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश कोच। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का थोड़ा माइंडसेट बना रखा है, तो आप मेरे साथ में एग्जाम तक जुड़े रह सकते हैं। वी कैन इजीली कवर दिस गोल। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आएंगे किस तरीके से, है ना। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर। तो दो क्वेश्चंस बच्चों के बहुत ज्यादा रहते हैं कि मैम पैराग्राफ को पहले पढ़े या क्वेश्चंस को पहले पढ़े। आप मेरा कोई भी सेशन देख लो बेटा, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय निधि मैम, हाउ टू सॉल्व अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय निधि मैम, कुछ भी टाइप करो। आप देखोगे लास्ट 2 ईयर से मैं आप लोगों को बस यही बता रही हूँ कि बेटा प्लीज रीड द कॉम्प्रिहेंशन, रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटी है, उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि आपको रीड करना है पैराग्राफ को, पहले पहले इसको रीड करो, रीड करने के बाद समझो। कॉम्प्रिहेंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। जब आपने उस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लिया, अब आप क्वेश्चन पे जाओ और क्वेश्चन का आंसर लिखो। तो आपको याद होगा टीचर्स आपको बोलते थे बेटा एज इट इज कॉपी मत करो लाइन, याद है ना आपको। अब सीबीएसई ने पैटर्न में चेंज क्या कर दिया है, आप एज इट इज कॉपी कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो लाइन वहां लिखी ही नहीं होगी। आपको उसका आंसर लॉजिकली डिडक्ट करके देना पड़ेगा बेटा। तो स्टेप 1 आपको समझ आ गया। पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है। अब देखो उस पैराग्राफ में भी पूरा पैराग्राफ पढ़ने, सारे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पैराग्राफ पढ़ो। तो इसका भी एक क्लू है, पैराग्राफ पढ़ो, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पैराग्राफ 2 पढ़ो, 3rd एंड 4th नंबर सॉल्व करो, पैराग्राफ 3 पढ़ो, 5 एंड 6 सॉल्व करो। तो इस तरीके से मान लो 5 पैराग्राफ दे रखे हैं तो आपके 2-2 करके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। दिस वुड बी इजी। जो भी सैंपल पेपर या ये वो आपको इधर उधर दिख रहे हैं ना, उस लेवल का कुछ नहीं आएगा। लेवल अच्छा होने वाला है, डरा नहीं रही हूँ लेकिन आपको बोल रही हूँ सतर्क रहो, पहले से ही तैयार होके जाओ।
क्वेश्चंस किस तरीके आने वाले हैं, चलो ये भी बात कर लेते हैं। तो मैंने जब सीबीएसई का सैंपल पेपर पढ़ा, ठीक है, और प्रैक्टिस टाइप पेपर पढ़ा जो अभी 10 दिन पहले आया था, तो इससे मैंने एक क्या किया, एक एनालाइज किया क्वेश्चन पैटर्न को कि कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि एज इट इज लाइन वहां आपको मिल जाएगी और आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना रहेगा, इनके पैटर्न के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर्स देने पड़ेंगे स्मार्टली। ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, खुद से ओपिनियन भी आपकी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो टोटल 10 टाइप्स मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ लिख के लाई हूँ। और इसके बाद में एक सीबीएसई का जो प्रैक्टिस सेट पेपर है जो सीबीएसई ने ऑफिशियली दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 1, लॉजिकल डिडक्शन। बेसिकली होगा क्या, आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बेस पे आपकी ओपिनियन पूछी जाएगी। जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसके बेस पे आपकी ओपिनियन पूछी जाएगी। मतलब आपको क्या लगता है ये लाइन क्यों लिखी हुई है, या आपको क्या लगता है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ होगा। अब सोचो क्यों हुआ होगा, क्या आंसर पैराग्राफ में तो नहीं है, आप ही उसको बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे आप उसको, जब आप उस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लेंगे, तभी आपका लॉजिकली डिडक्ट करने वाला माइंड चलना शुरू होगा। मतलब फाइंड आउट द आंसर ऑन योर ओन, खुद से अपना ओपिनियन बताओ। ये तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आपको सिखाते थे ना, बेटा कॉपी मत करो, बेटा कॉपी मत करो लाइनें, आप मानते नहीं थे। अब कर लो कॉपी, कैसे करोगे, वहां कॉपी करने लायक कुछ होगा ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस आंसर्स देने हैं। बहुत अच्छा पैटर्न है। मैं तो शुरू से बोलती थी बेटा ये प्लीज मत किया करोगे, क्वेश्चंस पढ़ लोगे और फिर पैराग्राफ में जाके ढूंढ लोगे, मिलेगा ही नहीं। पैराग्राफ को पढ़ लो, समझ लो, फिर जाओ क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर क्वेश्चन का आंसर एक चुटकी में अपने माइंड से निकाल के दो, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, और अभी सीख लोगे तो अच्छा है, 11th में 12th में कंपैरेटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। चलो, लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका प्रूफ मैं आपको क्या है अभी दिखाऊंगी सैंपल पेपर में। अभी जो प्रैक्टिस सेट पेपर मैं आपको कराने वाली हूँ ना, इसमें ही दिखाऊंगी इसका प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट इज योर्स एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें एक हिंट सुन लो मेरी तरफ से। इसकी हिंट क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एनालॉजी से डर के क्या करने लग जाते हैं, जाके एनालॉजी की एक्सरसाइजेस करने लग जाएंगे। नो, डोंट डू दैट। एनालॉजी इज नॉट एनीथिंग दैट कैन कम इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में जो एनालॉजी आएगी वो आपके उसी पैराग्राफ के ऊपर बेस होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि फायर आ गया और आइस आ गया और ये आ गया और वो आ गया, नहीं, जो पैराग्राफ में दे रखा है ना उसी के बेस पे होगा और आंसर भी वही छुपा होगा। तो आप दुनिया भर की एनालॉजी की प्रैक्टिस प्लीज मत करिए। एनालॉजी का मतलब समझ लीजिए, देखो या तो सिनोनिम एंटोनिम मिक्स होते हैं। जैसे सिनोनिम होगा, मान लो मैंने बोला अगर वाटर है तो वो कोल्ड है, तो फायर क्या होगी, हॉट होगी मैम, है ना। ये क्या हो गया, ये एसोसिएशन हो गया। सिनोनिम में क्या हो गया, ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, तो अगली को क्या बोलेंगे, उसके साथ में कुछ भी एसोसिएट करके दे दो। जैसे अर्थ है, अगर वो रोटेट करती है तो टॉप है वो क्या करता है। तो ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये एसोसिएशन या सिनोनिम या एंटोनिम से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आ जाएगा, वो पैराग्राफ बेस्ड होंगे। तो एनालॉजी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम पे दिमाग चलेगा। तीसरा, सीबीएसई जो सैंपल पेपर या प्रैक्टिस सेट पेपर दिया है, मैंने वहां नोटिस किया है कि ये आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। इसमें टेंस कौन सा है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कोई कंपैरेटिव स्ट्रक्चर का सैंपल पेपर में याद है क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन दिया था सैंपल कंपैरेटिव स्ट्रक्चर का, और आपसे पूछा था एबीसीडी में बताओ कौन सा मैच कर रहा है। तो दिमाग से करना पड़ेगा, लाइनें नहीं लिखी होंगी पैराग्राफ में, आपने माइंड चलाना है, पूरा माइंड चलाना है अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट, पोएटिक डिवाइसेस भी आ रही हैं। क्या मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पोएटिक डिवाइसेस कौन देता है, हाँ भैया दिया है। प्रैक्टिस पेपर में जो सैंपल पेपर, इसका जो प्रैक्टिस सेट पेपर आया ना, जो मैं आज कराऊंगी आप लोगों को, इसमें दिया है, दिखाऊंगी अभी अभी क्वेश्चन दिखाऊंगी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइटर मीन, व्हाट डज ही प्रोजेक्ट, व्हाट इज हिज टोन, व्हाट इज द इंटेंशन। तो पैराग्राफ की आपसे टोन पूछी जा सकती है, डिप्रेसिव है, फनी है, इंफॉर्मेटिव है, कॉन्फिडेंट है, कैसी टोन है। तो टोन के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा बताओ, कहाँ ढूंढोगे लाइन फनी लिख रही है कि नहीं, नहीं ना, पढ़ना पड़ेगा ना पूरा पैराग्राफ। पढ़ोगे नहीं तो आंसर आएगा नहीं, तो पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एसर्शन रीजनिंग। आपको पता ही है, स्टेटमेंट दे दिया, रीजन बताओ, या फिर फ्रेज बता दिया उसका मीनिंग बताओ, फ्रेज दे दिया मीनिंग बताओ, या मीनिंग दे दिया उसका बताओ, फ्रेज ढूंढ के बताओ पैराग्राफ में कहाँ मिल रहा है।
सब कुछ पैराग्राफ बेस्ड है, बट आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तभी आंसर आप दे पाओगे। फिर मैंने नोटिस किए कि पैराग्राफ के सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बेटा। सीक्वेंस में क्या होता है, पैराग्राफ में बहुत सारे इवेंट्स लिख रखे होंगे दोनों तीनों पैराग्राफ्स में। अब आपको क्या करना है, उनको लाइन से सेट करना रहेगा। तो टोन पूछी जाए या सीक्वेंस पूछा जाए या क्रोनोलॉजी पूछी जाए, किसी के भी बेस पे आपको बताना रहेगा कि ये पहले पैरा में टोन कैसी थी, दूसरे में टोन कैसी थी, तीसरे में टोन कैसी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके लिए आपको पूरा पैरा पढ़ना पड़ेगा, नॉट ओनली 1, 2 और 3। तो टाइम टेकिंग हो सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फर द रीजन फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग चीजों का रीजन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए रीजन क्या है। अपनी लैंग्वेज में ही बताना पड़ेगा, वहां नहीं लिखा होगा। लिखा होगा तो ऐसे छुप के लिखा होगा कि आपने ढूंढना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके रीडिंग करनी पड़ेगी ढंग से। ऑलराइट, नेक्स्ट वोकैबुलरी होगी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ये तो आपको आता है, ये इजी पार्ट है, और ये अगर आ जाए तो आपके लिए फायदा ही है क्योंकि इजीली मिल जाता है। फिर आपको ऑफ कोर्स पैराग्राफ की थीम पूछी जा सकती है या टाइटल अप्रोप्रिएट पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस सेट पेपर में ये जो दिया गया है सीबीएसई का ऑफिशियल वाला, उसमें पूछा गया है, अभी हम लोग करेंगे उसको। अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी, जो भी इवेंट्स दिए हैं उनको क्रोनोलॉजिकली आपको क्या करना है, सेट करना रहेगा। तो ये 10 टाइप के क्वेश्चंस है बेटा। नोटबुक लो, नोटबुक में लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनकी, और ये आपके काम के क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई पूछ रहा है। तो अभी पैटर्न पूरी तरीके से हम लोग बदला हुआ देखेंगे। इजी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन आपने पैराग्राफ को एक बार पढ़ लिया तो ये इनसे ज्यादा इजी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, माइंड को सेट करके जाओ और पेपर में एकदम धमाल मचा दो। चलो, ये है आपका प्रैक्टिस सेट पेपर, सीबीएसई ने 10 दिन पहले आपके लिए लॉन्च किया था, है ना। इसका ग्रामर पार्ट में करा चुकी हूँ, इसका लिटरेचर के आरटीसी पार्ट में करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप जाओ वीडियो बाय निधि मैम, प्रैक्टिस सेट पेपर बाय निधि मैम सर्च करना, मैं दिख जाऊंगी, उस सेशन को आप पूरा देख सकते हैं। वहां भी हमने उसको पूरा डिकोड किया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चन पेपर का अंदाजा लगा सके कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसको पढ़ लेते हैं, मैं आपके लिए इसकी रीडिंग करूंगी, और आपने देखो 2 चीजें करनी है। सबसे पहले तो रीडिंग करते ही इसकी थीम बता देनी है मुझे। पहला पैरा पढ़ेंगे और इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस को कम से कम सॉल्व कर लेंगे। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये सीबीएसई बता रहा है। क्वेश्चन के बराबर में लिखा है कि पैरा 1 का आंसर इसमें है, क्वेश्चन 2 का आंसर पैरा 2 में है, क्वेश्चन 3 का आंसर पैरा 3, ये लिखा होगा वहां पे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो गया। अगर पैरा 1 है तो पैरा 1 को पढ़ के आंसर दे देना, ये लिखा आएगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है सीबीएसई देगी, प्रैक्टिस सेट में दिया है वहां भी देगी। तो आप इसका आंसर मेरे साथ में भी सॉल्व करना। आपको अभी क्या करना है, जैसे ही मैं इसकी 2-3 लाइनें पढ़ूंगी और आपको अगर थीम समझ आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में थीम बतानी है। ये आपका पहला काम है। इससे क्या होगा, हम लोग एप्रोप्रिएट टाइटल सोचने लगेंगे अभी से। तो अगर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा उसको लिखना, ठीक है। चलो, हिस्ट्री इन जनरल रिमेन्स एन एंडेवर टू सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट द पास्ट इन अ कंटेम्पररी लाइट। ओके, हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ है। थीम अगर थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो बताओ, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी और पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री इन जनरल, जनरली हिस्ट्री में क्या होता है, इट रिमेन्स एन एंडेवर, हम लोग ट्राई करते हैं टू सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री के थ्रू। हिस्ट्री में यही तो होता है, हम पास्ट के बारे में जानते हैं। इन अ कंटेम्पररी लाइट, मतलब प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट के बारे में जानना। कहाँ मिलेगा, ज्योग्राफी में नहीं, हिस्ट्री में मिलेगा, राइट। पास्ट के बारे में हिस्ट्री में मिलेगा, ये लिखा हुआ है। द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव, ट्रेजर ट्रोव्स को एग्जामिन करना पड़ता है ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। तो डॉक्यूमेंटेड मतलब कि कुछ भी जो लिखा हुआ है राइटिंग में, उसको पढ़ना पड़ता है। ट्रेजर खजाना, ट्रोव स्टोर, तो एक ऐसा स्टोर जहां खजाना है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो गई, कोई वीडियो हो गई पुरानी, कोई आर्टिफैक्ट्स हो गए देखे हुए, या कोई बुक हो गई जिसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चला, उन बुक से जो फॉरेनर्स आए थे उन्होंने लिखी, या हमारे इंडियंस ने लिखी थी। तो हमें पास्ट के बारे में किससे पता चला, उन बुक्स के थ्रू। तो ये बता रहे हैं कि सर्च कैसे होती है, बाय एग्जामिनिंग दोस ट्रेजर ट्रोव डॉक्यूमेंट्स। दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। अब इन्होंने बोला ये जो हिस्ट्री है सिर्फ पास्ट की इंसिडेंट्स के, इवेंट्स के बारे में जानने के लिए नहीं होती, फूड के बारे में भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है।
Cookbooks have always played an instrumental role in researching the history of any community. किसी कम्युनिटी के बारे में जानना है तो उनकी कुक बुक्स को पढ़ो. कुक बुक बोले तो जहाँ पे कुकिंग के बारे में लिखा होगा, रेसिपीज के बारे में लिखा होगा. तो आपने क्या करना है, किसी भी कम्युनिटी के बारे में जानना है तो उनकी कुक बुक्स को पढ़ लेना है. इससे आपको उस कम्युनिटी के बारे में अंदाजा लगेगा. कैसे लगेगा मतलब, अब यहाँ से आपका दिमाग चलना खुद से शुरू हो जाना चाहिए, कहीं ये कुछ इसमें से पूछ ना ले. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लॉजिकली डिडक्ट करके बता सकती हूँ कि भाई देखो, कहीं पे राइस ज्यादा खाया जाता है तो मैं समझ जाऊंगी वहां की कम्युनिटी राइस का ज्यादा प्रोडक्शन करती है. कहीं फिश खाई जाती है ज्यादा, तो मैं बोलूंगी शायद वाटर बॉडी होगी आसपास, तभी फिश ज्यादा मिलती होगी, है ना. नहीं तो रेगिस्तान में फिश इतनी इजीली कहाँ मिलती है, क्योंकि वाटर बॉडी नहीं होगी अगर आसपास, तो इजीली नहीं मिल पाएगा. क्लियर हो गया ना. तो ये कम्युनिटी के बारे में पता चलेगा कुक बुक से. कुक बुक में रेसिपीज किस टाइप की हैं. ठीक. सो इंस्ट्रूमेंटल इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी जानने के लिए. द रूट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ फूड आर नियरली एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इटसेल्फ. तो रूट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ फूड, फूड की हिस्ट्री रिकॉर्ड हो रही है कब से, जब से हिस्ट्री है तब से. ठीक है, इज एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इटसेल्फ. जब से हिस्ट्री लिखी जा रही है तब से फूड के बारे में भी डेफिनेटली लिखा जा रहा है. इन द ईस्ट एक मैंग शेंग ऑफ टियांग डायनेस्टी करके एक होती थी ईस्ट में, रिकॉर्डेड द ओरिजिन एंड यूसेज ऑफ वेयर एवरी फूड कंज्यूम्ड इन द कोर्ट. तो कोर्ट में, कोर्ट मतलब दरबार में, किंग से, क्वीन से, मिनिस्टर से जो भी खाया जाता था, वो लोग जो भी खाते थे उसकी एक ओरिजिन या यूसेज दिखाई गई है. मतलब बेसिकली दिखाया गया है उस रिकॉर्ड का ओरिजिन हुआ है कि वहां से रिकॉर्ड करना शुरू किया गया था. किसने सबसे पहले किया है, मैंग शेंग ऑफ टियांग ने. ठीक है, तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, चलो मतलब अंडरलाइन करके रख लेते हैं. सो मैंग शेंग ऑफ टियांग डायनेस्टी रिकॉर्डेड द ओरिजिन एंड यूसेज ऑफ एवरी फूड. हर चीज के बारे में बताया जो उनके कोर्ट में खाया जाता था. In India, mythology mentions that the oldest and first ever book on cookery is पाक दर्पण. पाक दर्पण नाम से एक बुक है, इसको हम फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट कुकरी बुक बोल सकते हैं. किसने लिखी, रिटन बाय किंग नाला. चलो, अब मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे. शायद ये पूछ लें कि पहली बुक किसने लिखी, है ना. मैं बता दूंगी किंग नाला ने लिखी. फिर ये पूछ सकते हैं कौन सी डायनेस्टी थी बताओ जिसने सबसे पहले ओरिजिन करा, मतलब बेसिकली रिकॉर्ड करना शुरू किया. मैं बोल दूंगी कुछ मैंग शेंग टियांग करके कोई तो नाम था, है ना, वो बोल दूंगी. फिर ये पूछ सकते हैं कितनी पुरानी है हिस्ट्री कुक की, तो मैं बता सकती हूँ उतनी पुरानी है जितनी राइटिंग हिस्ट्री राइट हो रही है तब से ही हो रही है. फिर ये पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी आपको, तो मैं बोल दूंगी कुक बुक्स के अंदर मिलेगी, है ना. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे. इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा, क्योंकि फिर वही बात हो गई, इनके आंसर तो एज इट इज लिखे हुए हैं. अब आप कोई क्लास 5 में थोड़ी हैं जो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. आप हैं क्लास 10th में और अब हो गया है सीबीएसई का पैटर्न एकदम चेंज. एज इट इज कॉपी करने लायक एक लाइन नहीं मिलेगी तुमको, सारी चीजें आपको इन्वेंट करनी पड़ेगी, अपने मन में अंडरस्टैंड करके पैराग्राफ को फिर बनानी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 1, द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट. ये लाइन ऑलरेडी पैराग्राफ में थी. दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर हिस्ट्री ऑफ फूड. हिस्ट्री ऑफ फूड के बारे में हमें यही पता चलता है कि ट्रेजर ट्रोव से हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ फूड से भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं. ये लाइन थी. क्वेश्चन क्या है, व्हाई वुड द ऑथर रेफर टू कुक बुक्स एज ट्रेजर ट्रोव. कुक बुक्स को भी ट्रेजर ट्रोव क्यों बोला गया है, यहाँ लिखी हुई है ये चीज, ठीक है, लेकिन आपको डिकोड करनी है कि क्यों बोला गया. आप सोचो, ट्रेजर ट्रोव मतलब खजाना, पास्ट का खजाना. कुक बुक्स में क्या पास्ट का खजाना है. एक लाइन लिखी हुई थी अगर आपको याद होगी तो, कि कुक बुक्स से भी कम्युनिटी के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है. मतलब कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है किसी कुक बुक से, कि वहां के लोग क्या खाते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं वहां के लोग कैसे हैं आगे समझ में, या वहां की सराउंडिंग कैसी है, वहां पे कैसी चीजों का प्रोडक्शन होता है. आया समझ में थोड़ा सा. तो ये हमने लॉजिकली डिडक्ट करके आंसर देना है. Because they contain recipe for rich foods, कोई मतलब नहीं बनता. Because writing them requires a lot of time and money, कोई मतलब नहीं बनता. कुक बुक्स को ट्रेजर ट्रोव इसीलिए थोड़ी बोलेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है लिखने में, नहीं. Because they hold a wealth of information about the past, past के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है कुक बुक से. बात सही है, बिल्कुल सही है, यही हमारा करेक्ट आंसर है. Because writing recipes considered a rewarding experience, no.
क्या समझ में आया बताओ? कुछ समझ में आया? बेसिकली आपने क्या करना है, रीडिंग करनी है पैराग्राफ की, अंडरस्टैंड करके फिर आंसर देना है। ठीक है, लाइन ही कहीं नहीं लिख रही है, पूरे पैराग्राफ में ये लाइन कहीं नहीं लिख रही है, जाके ढूंढ लो, लेकिन आप बता सकते हो अगर आप थोड़े स्मार्ट हो तो। अब देखो क्वेश्चन 2 फिर से यहाँ लिखा हुआ है, पैराग्राफ 1 में है, तो हम क्यों पढ़े कुछ और, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मैन शेम ने क्या किया था, ही रिकॉर्डेड फूड कंज्यूम्ड इन द कोर्ट। कोर्ट में जो भी फूड कंज्यूम होता है, दरबार में जो भी फूड कंज्यूम होता था, इन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग मतलब लिखा। किंग नाला ने क्या किया, पाक दर्पण नाम की ओल्डेस्ट बुक लिखी कुकरी की। मतलब जिनके हम सोच रहे थे कि क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे, इन्होंने खुद ही क्वेश्चन में ही दे दिया। आप पूछेंगे क्या, सोचो क्या पूछेंगे। Which of the options display the most likely reason the first cookbooks were from royal households? इनमें से कौन सा पॉइंट आपको ऐसा लगता है एक वैलिड रीजन हो सकता है कि जो आपकी कुक बुक्स थी ये रॉयल लोगों ने ही शुरू की थी? ठीक, विच ऑफ द ऑप्शन डिस्प्ले, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? द मोस्ट लाइकली रीजन, द मोस्ट लाइकली द रीजन द फर्स्ट कुक बुक्स वर फ्रॉम रॉयल हाउस होल्ड। कुक बुक्स रॉयल हाउस होल्ड ने ही शुरू की, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो किंग नाला थे वो भी कौन थे, किंग थे, है ना? और जो जो किंग मैनशेंग टियांग था वो भी किसी अच्छी डायनेस्टी का पर्सन था। तो ये रॉयल लोगों ने क्यों शुरू की, आम लोगों ने क्यों नहीं शुरू करी? इसका क्या रीजन हो सकता है? आपको यहाँ पे खुद से बताना है, आंसर कहीं नहीं था पैराग्राफ में, था क्या ऐसा कुछ भी? कुछ भी नहीं था, आपको लॉजिकली डिडक्ट करके आंसर देना है। द रॉयल्टी वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मील्स। रॉयल्टी ही खुद बनाती थी, खुद खाती थी और सबके साथ में प्लानिंग करती थी। द रॉयल्टी वांटेड ऑर्डिनरी फोक टू नो हाउ टू ईट लाइक किंग्स। वो बताना चाहते थे कि किस तरीके से नॉर्मल लोगों को भी पता चले कि हम कैसे खाते हैं, इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड किया। देखो अच्छे ऑप्शंस हैं सारे, लेकिन इनमें से सही कौन सा है वो आपको सोच के बताना है, माइंड से सोचो। तो क्या है वो, ये बताना, सोचो जरा, वो बताना चाहते होंगे कि हम क्या खाते हैं, हमारी जनता को पता चलना चाहिए, ये होगा रीजन उनका इनको बनाने का। या फिर द रॉयल्टी वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मील, वो खुद ही इन्वॉल्व थे अपनी मील की प्लान करने में। The royalty had to be ready to serve special food to foreign visitors. फॉरेन के जो विजिटर्स उनके यहाँ आ रहे हैं उनको फूड देना था उनको अच्छा अच्छा, इसी वजह से वो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में लिखते थे, पढ़ते थे, रिकॉर्ड करते थे। या फिर द रॉयल्टी हैड द सोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेज एंड डॉक्यूमेंट देम। रॉयल्टी के पास में, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास में अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे, सोर्सेज थे टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेज, डिश को कैसे बनाना है, ठीक है, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाने के तरीके इनके पास थे, सोर्सेज इनके पास थी, और इनको डॉक्यूमेंट करने का तरीका भी इनके पास था। हर किसी के पास में लिखने का, डॉक्यूमेंट करके इकट्ठा करने का सामान नहीं होता था, या अच्छी अच्छी डिशेस बनाने के सामान, इंग्रेडिएंट्स नहीं होते थे। रॉयल्टी के पास होते थे, दरबार में होते थे, तो ये यूज भी कर पाते थे, खा भी पाते थे, और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ में शेयर भी कर पाते थे। सो मोस्ट लाइकली डी आंसर यहाँ पे फिर भी थोड़ा फिट बैठता है कंपैरेटिव टू ए बी सी। आंसर आपको पूरे पैराग्राफ में मिला कहीं नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप इसको दे पाए। पॉसिबल होता अगर आप ढूंढने लग जाते तो 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, पर आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए इस तरीके के आंसर्स को आपने क्या है, रीडिंग बेस्ड सॉल्व करना है। पैराग्राफ 2, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर। कुक बुक्स के थ्रू हम कहीं के ट्रेडिशन एंड कल्चर को जान सकते हैं। अब ये मैंने बताया था आपको कि भाई कहाँ पे क्या ट्रेडिशन फॉलो होता है, किससे पता चलेगा, कुक बुक से, क्योंकि कुक बुक में जो जो रेसिपी होंगी, वहां जो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, वहीं से पता चल जाएगा कल्चर कैसा है। मान लो किसी कुक बुक में सारा वेजिटेरियन फूड होगा तो हम समझ जाएंगे वहां के लोग वेजिटेरियन हुआ करते थे। कहीं पे सारे नॉन वेजिटेरियन फूड होंगे तो हम समझ जाएंगे कि वहां के लोग कैसे थे, मांसाहारी थे, वो लोग मीट कंज्यूम करते थे। समझ आ गया? Scholars in the past also believed that cookbooks are a source of information not only to understand social or gender specific rules. तो स्कॉलर्स को ऐसा लगता है कि कुकबुक्स एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ये तो सही है, बट नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड सोशल और जेंडर स्पेसिफिक रूल। सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको सोशल कम्युनिटी के बारे में या जेंडर स्पेसिफिक रोल पता चल जाएगा कि भाई मेन ज्यादा फेमस है या विमेन ज्यादा पावरफुल है उस कम्युनिटी की, इतना तो पता चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा
मटेरियल फैक्टर्स सच एज ट्रेड एंड नेटवर्क्स के बारे में भी पता चलेगा। उन लोगों के नेटवर्क्स कहाँ है, उन लोगों की ट्रेडिंग कैसे होती है, कुक बुक से आपको सब पता चल सकता है। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि कैसे चलेगा, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछ तो नहीं लेंगे, हमसे तो नहीं पूछ लेंगे कैसे चलेगा, कुछ नहीं पता भाई, ये आपको दिमाग चलाने के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है पूछ भी लें। ठीक है, ये था छोटा सा पैराग्राफ। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं। कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, लाइन थी, क्या लाइन थी, एक बार पढ़ लेते हैं। कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर, है ना, ये लाइन थी। Which of these options uses the same literary device as the line above? लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, लाइन तो आपने खैर देख ली थी है ना, क्या लाइन थी, अभी आपने क्या बताना है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस, मैंने कहा था ना कोई भी पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस आपसे पूछी जा सकती है, आपको बताना है मैच कर रही है इनसे और उनसे। यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, कुक बुक को एक गाइडिंग लाइट की तरह कंपेयर किया गया है। कुक बुक क्या है, हमारे लिए एक पाथ है आगे का, फ्यूचर में प्रेजेंट में समझाने का पास्ट के बारे में, तो दो चीजों को कंपेयर किया गया है, कुक बुक को और गाइडिंग लाइट को, विदाउट यूजिंग सिमिली एंड विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, तो सिमिली तो नहीं है, तो इसका मतलब ये मेटाफर है। अब जहां पे भी आपको किसी चीज को दूसरी चीज से इस तरह से कंपैरिजन में बताया जाए, समझ लो वही लाइन सही है। दिस केक इज हेवन टू ऑफ टेस्ट, दिस केक इज हेवन ऑफ टेस्ट, तो केक को हेवन बोला गया है, राइट, तो ये हमारा आंसर है। These grapes are as sweet as candy, यहाँ पे देखो सिमली है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। These biscuits are delicious, delicious बोला गया है, लेकिन इनको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं किया गया है। They are the best बोला गया है क्या कि डिलीशियस है उसकी तरह, अगर लिखा होता these biscuits are like cake, या these biscuits are like, क्या पसंद है तुमको, बिस्किट्स का वो उससे कंपैरिजन करो, तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या था, केक इज हेवन, हेवन वाओ, केक भी वाओ, तो मतलब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। दिस रेसिपी was so interesting, it jumped right off the page, so this recipe was so interesting, यहाँ पे भी कुछ कंपैरिजन नहीं है, बस बताया, जैसे यहाँ डिलीशियस बोल दिया, यहाँ इंटरेस्टिंग बोल दिया, तो अगर आप देखोगे तो एक ही लाइन है जो पूरी पूरी सेम स्ट्रक्चर पे जा रही है, जैसे हमने कुक बुक्स को गाइडिंग लाइट बोला, ऐसे ही हमने केक को हेवन बोल दिया टेस्ट में। क्लियर हो गया, आपको समझ आई कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है, मेटाफर यहाँ पे हमने यूज किया था। तो देखो ये ब्यूटीफुल तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का। देख रहे हो क्या पूछ रहे हैं, लाइन में मेटाफर पूछ रहे हैं, लाइन में आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, ये नहीं पूछा कि कौन सी है, बस मैच करके बताओ किसमें सेम है, तो आ सकता है। चलो, द ऑथर सेज कुकबुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रोल, पैराग्राफ 2 में था, सही बात है, अभी अभी बोला था। State one of the ways how cookbooks could reveal information on gender specific role. आंसर कहाँ है इसका पूरे पैराग्राफ में, मुझे बताओ, कहीं था जहां से लाइन कॉपी कर देते, नहीं। अब चलाओ दिमाग और अब बताओ किसी भी कुकबुक से कैसे पता चलेगा जेंडर स्पेसिफिक रोल क्या है, या सोशल रोल किसी का क्या है, कैसे पता चलेगा। सिंपल सी चीज है, हम बोल सकते हैं कि वहां के लोग क्या थे, हो सकता है विमेन सेंट्रिक थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रसोई घर है उसमें कौन खाना बनाता है, विमेन बनाती हैं, मोस्टली केसेस में तो यही होता है ना, तो हो सकता है वहां पे विमेन सेंट्रिक घर थे, या फिर हो सकता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मातृ सत्तात्मक, मतलब वहां पे विमेन वर इन पावर एंड दैट्स व्हाई दे वर राइटिंग। हम बोल सकते हैं कि वो लिखना जानती थी और इसी वजह से वो अपनी क्यूलिनरी जो उनकी रेसिपीज थी उनको उन्होंने बुक में लिखा, है ना। या आप लिख सकते हो नहीं नहीं, मुझे तो लगता है विमेन तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं पहले टाइम पे, तो हो सकता है कि ये मैन ने लिखी हो, इसीलिए हम बोलेंगे कि मैन उस टाइम पे कुक करते थे और वही लिखते भी थे। ये स्टेटमेंट आपको खुद से बना के देने पड़ेंगे, पैराग्राफ में कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन समझ आ गया। स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल। State one of the ways how cookbooks could reveal information on gender specific role. Gender specific role के बारे में क्या बताती हैं कुकबुक्स, आंसर आपको खुद फ्रेम करना है, तो आप लिख दीजिए, या तो कुकिंग रिलेटेड टास्क आर मोस्टली परफॉर्म्ड बाय विमेन, सो कुकबुक्स में हैव बीन रिटन बाय विमेन फॉर अदर विमेन, तो हो सकता है दूसरे विमेन को सिखाने के लिए उन्होंने इसको लिखा हो, और हम जानते हैं कि जो कुक है वो कौन ज्यादा करता है, विमेन ज्यादा करती है। या आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, द ऑथर्स ऑफ कुकबुक्स रिटन इन पास्ट में हैव मोस्टली बीन men
एज ओनली दे वर टॉट टू राइट, सिर्फ उनको ही सिखाया जाता था कि कैसे लिखना है। तो हो सकता है इनके जो ऑथर थे वो कौन थे, मेन थे। तो हम जान सकते हैं कि विमेन सेंट्रिक थी या मेन सेंट्रिक थी, कैसे लोग हुआ करते थे। तो जो जेंडर स्पेसिफिक रोल हमें तभी पता चलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है बेटा, वहां पे कुछ भी आपको इससे रिलेटेड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 5, प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑन हाउ कुक बुक कैन बी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क। लो भाई, ये लाइन भी वहां लिखी तो थी, लेकिन आपको खुद से बताना है कि कैसे आप ऐसा बोलोगे कि कुक बुक से हमें ट्रेड और इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। कुक बुक कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्किंग। तो ट्रेड के बारे में तो बोल सकते हैं कि मान लीजिए मुझे बनानी है खिचड़ी, ठीक है, और मेरे यहाँ पे चावल नहीं है, तो मैंने क्या किया, ट्रेड करके चावल कहीं और से मंगाने शुरू करे। तो मेरे कुक बुक में ट्रेडिंग के बारे में भी पता चल जाएगा कि मेरे घर में तो चावल है नहीं, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहां चावल नहीं उग सकते। घर से मेरा मतलब है जगह, प्लेस, ठीक है। तो मैं कहीं और से मंगवाऊंगी। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में बहुत इजीली प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन बाहर होती है तो हम वहां से मंगाते हैं। कुछ चीजें हैं जो बाहर प्रोडक्शन नहीं होता तो इंडिया उनमें ज्यादा फेमस है और ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो हम भेजते हैं। ये चीजें कुक बुक के थ्रू पता लगाई जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज। और उसी से ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टेट का नेटवर्क किस स्टेट से ज्यादा अच्छा है, किस कंट्री का किससे, क्योंकि दुश्मनी होगी तो ऑब्वियसली ऑयल नहीं भेजूंगी मैं वहां पे, लेकिन अगर हम फ्रेंड्स होंगे तो मैं सस्ते दामों पे भेज भी दूंगी। समझ रहे हो? तो नेटवर्किंग एंड ट्रेडिंग इस तरीके से की जा सकती है। कैसे लिख सकते हो, द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द कुक बुक्स कुड रिवील द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ अ कम्युनिटी। का क्या क्या उनके पास में था, द एक्सेस टू रिसोर्स थ्रू ट्रेड, ट्रेड के थ्रू क्या वो रिसोर्स कर सकते हैं चीजें आगे पीछे। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पॉइंट्स ऐड कर सकते थे कि भाई कैसे पता चलेगा किसी कम्युनिटी या ट्रेड के बारे में। लाइन अभी तक देखो हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, पांचों का एक में भी आंसर आपने अगर देखा होगा ढंग से तो आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिला होगा, पैराग्राफ में नहीं मिला होगा, एक भी लाइन नहीं लिखी हुई है, सारी आपने खुद से इन्वेंट करनी है बेटा। लेकिन इतना टफ भी नहीं है, अगर आपने समझ लिया तो और इजी है। पैरा 3 पढ़ते हैं। आप लोगों ने जो थीम मुझे बताई है, क्या थीम अभी तक वैलिड है? वो आपने मुझे लिखी थी ना कमेंट में, थीम क्या होगी बताओ। अभी भी वैलिड चल रही है, वही थीम रखोगे या चेंज करना चाहोगे? आते आते पैराग्राफ का जो टाइटल है उसको सोच लो। So what could be considered as a cookbook in our modern society? मॉडर्न सोसाइटी में कुकबुक को क्या है, क्या बोलेंगे, मतलब कैसी टाइप की बुक को कुकबुक बोलेंगे? पहले तो हम समझ गए ना कैसी होती थी, कुकबुक के थ्रू राजा अपने कोर्ट में लिखते थे। आजकल तो सब लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकती हूँ, कोई जरूरी थोड़ी है कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी वाले लिखेंगे। It has been noted recently there is a surge in the number of information for क्या लिख रहा है, इंफोटेनमेंट। ओ नाइस, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट इज इंफोटेनमेंट, ठीक है। सो अभी नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा हमने क्या स्पाइक देखा, बहुत लोगों ने इंफोटेनमेंट नाम से ये चीज शुरू कर दी है, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं फूड के रिलेटेड। आपने भी देखा होगा ना, मास्टर शेफ आ रहा है या जो भी शेफ है, इंस्टाग्राम पे लोगों ने भाई फूड के पेज खोल रखे हैं, वो बना नहीं रहे बस खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। या आपने ब्लॉग देखे होंगे, फूड ब्लॉग में होता क्या है, एक जो यूट्यूबर है वो जगह जगह जाता है, वहां के फूड को टेस्ट करता है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, कुक बुक ही तो हो गई, पहले लिखी होती थी अब आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। तो आपको बेसिकली समझाया जा रहा है किस जगह पे कैसा टेस्ट मिलता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, कौन सा फूड मिलता है। सो कुक बुक्स अब क्या हो गई है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई है, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स आने लगे हैं। रेसिपीज आर नो लॉन्गर जस्ट अबाउट कुक बुक्स, एंड रेसिपी में सिर्फ कुक बुक्स के बारे में नहीं, मतलब रेसिपी सिर्फ कुक बुक्स में नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट अ न्यू ब्रीड ऑफ इंडियन culinary experts आर कुकिंग देयर वे टू सेलिब्रिटी स्टेटस। अब क्या हो रहा है आजकल, तो आप नोटिस करोगे एक नई तरीके की कम्युनिटी बन गई है क्यूलिनरी की, सब लोग एक्सपर्ट्स हो गए हैं एंड दे आर कुकिंग देयर वे टू सेलिब्रिटी स्टेटस। कुकिंग देयर वे मतलब अब वो सेलिब्रिटी स्टेटस के बन गए हैं, मतलब अब हर कोई उनको जान गया, वो फेमस हो गए। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स को तो आप भी जानते होंगे, है ना, वो करते कुछ नहीं है, बस जाते हैं, खाते हैं और बताते हैं, बट वो फेमस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट दे रहे हैं, आपको इंफोटेनमेंट दे रहे हैं, एंड दे आर अचीविंग दिस वाया सोशल मीडिया। कैसे मिल रहा है उनको ये सब, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनसे मिल रहा है। एज दे क्या करते हैं, वो डिमिस्टिफाई इंडियन कुजीन एंड ऑफर स्टेप बाय स्टेप गाइडिंग टू क्रिएटिंग माउथ वाटरिंग इंडियन डिशेस। तो ये कर क्या रहे हैं, या तो खुद तुमको बना के दिखाएंगे, ठीक है, डिमिस्टिफाई मतलब एक तरीके से सिंपल कर देना, सबको समझ आ जाए कोई चीज, इतनी इजी स्टेप्स में बता देना। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे इंडियन
कुकिंग का जो भी तरीका है उन सबको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना शुरू कर दिया। तो या तो ये खुद सिखाएंगे आपको बना के, या ये क्या करेंगे, जिस भी स्ट्रीट फूड पे कुछ बन रहा है तो उनसे कहेंगे बताओ भैया कैसे बनाते हो। आपने देखे होंगे ना व्लॉग्स, तो वो बताते हैं पहले हम ये डालते हैं फिर हम ये डालते हैं। तो इजी हो गया सबके लिए जानना कि कैसे बनी कोई डिश, किसकी हेल्प से, डॉक्यूमेंट्री के हेल्प से, इनके वीडियोस की हेल्प से। These talented men and women are inspiring a lot of Indians. अब तो हर कोई कुकिंग कर सकता है। टू पिक अप द लैडल, लैडल क्या होता है, खाना बनाने वाली जो कड़छी होती है उसको बोलते हैं। एंड ट्राई आउट वेरियस रेसिपीज इन देयर ओन किचन। तो अब हम भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा लॉकडाउन जो आया था तो हर घर में समोसे, जलेबी, पास्ता, मैगी, मतलब जो हम नहीं भी बनाते थे, मिठाइयाँ दुनिया भर की, मतलब मैंने तो खुद अपने घर में हर तरीके की मिठाई को बनाया, क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई यही कर रहा था कि चलो कुछ नया खाएं। ऑल्दो दिस वाज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट एक बिकॉज तो टाइम एक्स्ट्रा था और कुछ हॉबी हो रही थी, ऊपर से जो चल रहा होता है ट्रेंड में आप भी वही करने लग जाते हो। तो बेसिकली हुआ क्या, हर कोई यही करने उस टाइम पे लग गया था, राइट। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। सो ऑफ कोर्स ये क्या है आपका, ये पूरे पैराग्राफ में आपको बताया है कि आजकल तो हर कोई कुक बुक कर रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। ग्रेजुअली प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। इससे इस प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई फ्रेज था, यस था, स्टेप बाय स्टेप, आपको याद होगा, वो आपका करेक्ट आंसर इसमें है। तो ये आपको मिल गया। और कोई क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछा नहीं गया है, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पैराग्राफ 4 से है। तो आप सीधे 4 पे आ जाइए। द सोशल मीडिया शेफ्स आर हियर टू स्टे। सोशल मीडिया जो शेफ है वो अभी हैं, रुकेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी स्पाइक आया और गए, नहीं, वो अभी वहीं रहेंगे। क्यों? नो लॉन्गर डज एन एमेच्योर होम शेफ have to struggle with trying to understand what exactly the recipe instructions mean when it says things like the batter should be a pouring consistency। देखो पता है क्या लाइन है ये, आप अगर इडली या डोसा या कुछ भी बना रहे हो ना, तो उसके लिए ना एक बैटर बनता है। बैटर बोले तो मिक्स करना है ना, ढोकला कुछ भी बनाओ जहां मिक्स होती है बेसन, आटा, मैदा, सूजी, ये सारी चीजों को मिक्स किया जाता है। तो आपको ना पहले क्या होता था, अगर आप उसको राइटिंग में पढ़ रहे हो ना, किसी ब्लॉग में पढ़ रहे हो, या किसी आर्टिकल में पढ़ रहे हो, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, किसी बुक में पढ़ रहे हो, तो वहां लिखा होगा उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, पोरिंग, मतलब आप उठाओ तो वो नीचे गिरे, ऐसी होनी चाहिए। अब इस लाइन को समझना किसी रीडर के लिए कितना टफ है सोचो, लेकिन यही चीज अगर आपको वीडियो में दिखा दी जाए तो देखो, मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसी होनी चाहिए। कैसा लग रहा है अभी? अभी चीज और अच्छे से समझ में आ रही है ना? वही लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है, नो लॉन्गर डज एन एमेच्योर home chef has to struggle with trying to understand what exactly the recipe instructions mean। अब कोई नया होम शेफ, मतलब घर में मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी, कुक बुक खोलती। अगर मैं ओल्ड टाइम की होती तो अब मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगी किसी का, अगर मैं अभी न्यू एरा में हूँ, मेरे पास यूट्यूब है, तो अब मुझे इतना स्ट्रगल नहीं होगा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जो इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं, अब टफ नहीं होगा। अगर मुझे कोई बोलेगा बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी मतलब थिकनेस, तो अब मुझे टफ नहीं लगेगा, अब मुझे इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिख भी रहा है सामने, पढ़ने के साथ साथ दिख भी रहा है। तो बोल रहे हैं कि अब ये प्रोसेस जाएगा नहीं, अब हम फिर से बुक्स पे नहीं जाएंगे, अब हम इंस्टा पे, यूट्यूब पे ही वीडियोस देखेंगे। Now one can see the chef demonstrate on video what exactly pouring consistency ought to be like। तो अगर पहले लिखते pouring consistency, आप बोलोगे ठीक है, बट कैसी होती है हमें क्या पता, आप करके दिखाओगे तो तुम्हें पता चल गया ना। तो वीडियो में आप दिख रहा है, ये लाइन थी बेसिकली, समझ आ गया, इजी थी, पैराग्राफ इजी था। सो द सोशल मीडिया शेफ्स आर हियर टू स्टे। देखो मैंने कहा था ना पैरा 4 वहां लिखा मिल रहा है, तो मैं इसीलिए थर्ड में और कुछ ढूंढी नहीं, सीधे पैरा 4। Which of these best describes the tone in the above line। आगे देखो टोन से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ लिखा है कि सोशल मीडिया शेफ्स जो है, मतलब जो यूट्यूब और इंस्टा पे जो शेफ्स बनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा करके दिखाते हैं, वो अभी रहेंगे यहीं पे। तो मेरी टोन में आपको क्यूरियसनेस दिखाई दे रही है, मैं क्या कुछ टेंशन में, मतलब कुछ सोच रही हूँ, कुछ जानना चाह रही हूँ? नहीं। होपफुल हूँ, पॉजिटिवली कुछ बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंटली कुछ बोल रही हूँ, या आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ, झगड़ा कर रही हूँ, लड़ाई कर रही हूँ, या बात को एक के ऊपर एक बोलने की कोशिश कर रही हूँ? मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि अब शेफ्स नहीं जाएंगे जो सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि अब मैं बुक्स पे तो वापस नहीं जाऊंगी, कुछ और नया आ गया वो बात अलग है, राइट। तो मेरी टोन कैसी है बच्चों? कॉन्फिडेंट टोन मेरी है इस पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ है ये,
और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10 जो भी है वो इससे होंगे. So a lot of people use these recipes that were easily available on social media to get through the COVID-19 pandemic. सही बात है. बहुत सारी रेसिपीज हमने देखी कोविड-19 में. कुकिंग which was considered a necessity at the beginning of the COVID-19. पहले तो ये नेसेसिटी थी, भाई बनाना ही पड़ेगा खाना क्योंकि मेड नहीं आएगी और बाहर का भी नहीं मंगा सकते. लेकिन बाद में क्या हुआ, which lockdown days turned into a रिक्रिएशनल एक्टिविटी ओवर टाइम. मतलब अब हर कोई ना क्या करने लगा, एक्सपेरिमेंट्स करने लगा, और अच्छा और कुछ बनाते हैं. इट ऑल्सो फंक्शन एज अ टूल टू इम्प्रूव पीपल्स साइकोलॉजिकल वेलबींग. मतलब कोई बोर हो रहा है तो बना रहा है, डिप्रेस्ड है तो चलो कुकिंग कर लेते हैं. तो बेसिकली ये हमारे फायदे की चीज हुई. This gave them a goal-oriented behavior to engage in, while also being a way to connect with others by sharing recipes और पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ देयर क्रिएशन ऑन सोशल मीडिया. तो और उन्होंने क्या क्या किया, एक तो वो गोल ओरिएंटेड हो गई, मतलब कि पोस्ट डालना है या कुछ बना के दिखाना है, प्रॉमिस किया है कल आएगा तो आज भी आएगा वीडियो. तो एक गोल ओरिएंटेड हो गए, है ना. एंगेजमेंट बढ़ गई उन लोगों की और एक कनेक्शन भी बढ़ गया बेटा, क्योंकि हमने क्या किया, कनेक्शन करना सीख लिया दूसरों के साथ में. अपनी रेसिपीज को पोस्ट किया, उनकी पिक्चर्स को हमने लाइक किया, हमारी पिक्चर्स को उन्होंने लाइक किया, है ना. सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शन बढ़ गया. Thus, documenting recipe online is the modern version of authoring a cookbook. तो पिछले जमाने में जिस तरीके से आप एक कुक बुक को लिखते थे, आज के टाइम में एक इंस्टाग्राम पेज खोलना उसी के बराबर हो गया है. मतलब कि आप पहले आप बुक छपवाते थे तो आप ऑथर बन जाते थे उस बुक के. अब आप एक पेज खोलते हैं और आप उस बुक के, उस पेज के ओनर बन जाते हैं. मतलब अब आप फॉलो, मतलब आपको इन्फ्लुएंस करे, मतलब आप एक इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, आपको लोग फॉलो करने लगे हैं. ठीक है, तो एक तरीके से दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही हो गया. क्वेश्चन देखें इसके रिलेटेड क्या आ रहा है. Based on the passage, state any two reasons why more Indians are exploring the art of cooking. क्यों हो रहा है ऐसा, इंडिया में ही क्यों, वर्ल्ड का ही बात कर लेते हैं. तो पॉइंट्स लिख सकते हैं. ऑफ कोर्स लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा हो गया है, गोल ओरिएंटेड हो गए हैं, है ना, और लोग आपको जानने लगे हैं. कोई भी पॉइंट जो आपको ठीक लगे आप लिख दीजिए. बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द नंबर ऑफ शोज एंड डॉक्यूमेंट्स अबाउट फूड. क्यों अच्छा, ये तो मैंने जो बताए थे वो आपको एक शेफ की तरीके से बताए थे. इंडिया में लोग बना क्यों रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतने ऑप्शंस है ना. जैसे ही मैं अपना इंस्टा खोलूंगी मुझे 4-5 लोग कुछ ना कुछ बनाते दिख जाएंगे, फिर मैं सोचूंगी चल यार मैं भी कल ट्राई कर लेती हूँ, है ना. तो एक तो ये हो गया, क्योंकि इतने सारे शोज है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि मैं भी बनाऊंगी. बिकॉज ऑफ द केस ऑफ सोशल मीडिया एंड एक्सेस टू रेसिपी, इजीली रेसिपीज मिलने लगी हैं. अभी अगर मान लो मैं रहती हूँ नॉर्थ में, लेकिन मुझे साउथ का डोसा बनाना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है, जाऊंगी सर्च करूंगी मुझे मिल जाएगा, मैं सीख लूंगी. साउथ जाके सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उत्पम हो गया, डोसा हो गया, जो भी चीजें हो गई. अगर मुझे लिट्टी चोखा खाना है बिहार का, तो मुझे बिहार जाके या बिहार के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है. मैं सीधे जाऊंगी और यूट्यूब पे किसी का देखूंगी लिट्टी चोखा का क्या प्रोसेस होता है, मैं अपने घर बना लूंगी, है ना. या मुझे राजस्थान की बाटी खानी है अगर, दाल बाटी, तो मैं वो बना लूंगी. तो मैं इजीली इनको बना सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सेस ऑफ इंटरनेट. Because following a video is easier than trying to understand text in the cookbook. तो अब अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुक बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको सीधे सीधे वीडियो देख लेना है, इजी पड़ जाएगा. तो अब इजी हो गया प्रोसेस, तो लोग ज्यादा बना भी रहे हैं. तो क्वेश्चन ये था कि आपको बता रहा है कि मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग. ज्यादा से ज्यादा लोग खाना क्यों बनाना चाहते हैं. ऑफ कोर्स 1, 2, 3 ऑप्शंस की वजह से. कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं. In the passage, which of these is not suggested as a reason for people posting on social media about the food they cook. अच्छा, ये एक शेफ्स के लिए है कि कौन सा रीजन नहीं है उनके पोस्ट करने का. तो मतलब 3 रीजन सही होंगे, एक गलत होगा. क्यों पोस्ट करते हैं शेफ्स अपने जो भी वो बना रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे. टू शेयर दैट दे हैव कंप्लीटेड अ टास्क, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि आपने कुछ बनाया है, सही है. टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दे हैव कुक्ड, एक रिकॉर्ड बना रहता है ना, भाई चाउमीन भी बना ली, पास्ता भी बना लिया, पिज्जा भी बना लिया, बर्गर भी बना लिया, सैंडविच भी बना लिया, नेक्स्ट क्या है. तो रिकॉर्ड तो हो ही गया ऑब्वियसली, जैसे बुक में लिखा होता है वैसे पेज पे दिख जाएगा. टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दे यूज फॉर मेकिंग द डिश, करेक्ट है, क्योंकि वो एक ये भी तो कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना उसमें कि सबसे पहले ऐसे करो, सबसे पहले वैसे करो. टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग देयर फॉलोअर्स, ये पैराग्राफ में कहीं नहीं लिखा है कि वो सिर्फ इसीलिए कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि वो कंपटीशन में रहना चाहते हैं. वो कुकिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी आर्ट है, उनका इंटरेस्ट है, उनकी हॉबी है कुकिंग करना. सो डी मोस्ट लाइकली इज नॉट देयर एक्चुअल रीजन व्हाई आर दे कुकिंग, राइट. तो तीनों सही हैं.
डी वाला आपका ऑप्शन गलत होना चाहिए। देखो कुछ भी आंसर आपको कहीं पे भी पैराग्राफ के अंदर नहीं मिला बेटा। यही है आपका जो पैटर्न चेंज मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि हो चुका है। हाँ सच में हो चुका है। आपको आंसर्स एज इट इज लाइन बाय लाइन नहीं मिलेंगे, आपको आंसर्स खुद से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो लास्ट एप्रोप्रिएट टाइटल आपको बताना है। क्या बताना चाहोगे बोलो? इंफॉर्मेशन अबाउट कुक बुक्स, रिक्रिएशन ऑफ कुक बुक्स, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन इम्प्रूविंग द क्यूलिनरी आर्ट इन इंडिया, क्यूलिनरी की आर्ट इंडिया में बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का क्या उसमें महत्व रहा है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कुक बुक्स, रोल ऑफ कुक बुक्स क्या है कम्युनिटी की पास्ट, टू अंडरस्टैंड योर पास्ट, ये भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड दी पास्ट, तो ये तो पता है क्या, अगर हम इसको लिखेंगे भी ना तो ये क्या हो जाएगा ना, थोड़ा छोटा सा टाइटल हो, छोटा से मेरा मतलब है एक नैरो माइंडसेट का टाइटल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है इसमें। इसमें बताया गया है कि रेसिपीज को अब इंडियन आज की जो जनरेशन है वो कैसे सीखती है, तो सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो ज्यादा अच्छा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक्स, हाँ ये हो सकता है कि इन्हीं से ही शुरुआत हुई और आगे भी शुरुआत चलती जा रही है। जो भी आपको ठीक लगे टाइटल अप्रोप्रिएट आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन एनकरेजिंग पीपल टू कुक, आई थिंक इज द बेटर ऑप्शन। और जो आपको हेल्प मतलब अच्छा आंसर मुझे वो लगा, वो भी आप इसका टाइटल दे सकते हैं। बाकी आप बताओ आपको टाइटल इसका क्या सही लग रहा है, क्योंकि आपको एक एप्रोप्रिएट टाइटल देना रहेगा जिसका आपको एक नंबर मिलेगा। मोस्ट केसेस में एप्रोप्रिएट टाइटल का नंबर आपको मिल ही जाता है, चाहे आप जो भी आंसर लिखें, मतलब कुछ तो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, लेकिन हाँ मोस्टली केसेस में नंबर मिल जाता है, क्योंकि टीचर भी समझती है कि आप पढ़ के ही आंसर दे रहे हो। राइट, सो दैट इज इट। आज के सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन बड़ा था लेकिन दो चीजें हमने सीखी, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और हमने सीबीएसई का जो सैंपल प्रैक्टिस सेट पेपर था वो भी सॉल्व कर लिया। आज खतरनाक था, मतलब मैं तो इसको मॉडरेट से भी ऊपर लेवल का बोलूंगी। आप बताओ मुझे आपको इसका जो लेवल है वो कैसा लगा। इजी तो बिल्कुल मत बोलना, मैं बिलीव नहीं करूंगी। मॉडरेट लगा या लेवल से थोड़ा अच्छा लगा। दूसरी चीज, ये जो पेपर था ना, पैराग्राफ था ना, ये मैं समझती हूँ बहुत इजी था पढ़ने के लिए, टफ नहीं था। ऐसे कोई वर्ड्स नहीं थे जो बहुत टफ लगे, दो चार को छोड़ के। उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, उन वर्ड्स को मत पढ़ो, उनको छोड़ दो, आगे बढ़ो, मतलब अंदाजा लगा लो, अज्यूम कर लो उनका मीनिंग क्या होगा, आगे बढ़ो। लेकिन पैराग्राफ इजी है, पर उससे जो क्वेश्चंस हैं मैंने फिर बोला लॉजिकली डिडक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आंसर आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो पैरा इजी है पर क्वेश्चन टफ है। ये लेवल इसका मुझे लगा। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको लेवल कैसा लगा, और क्या सच में कुछ नया सीखने को मिला? अभी डर लग रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए या कर लोगे? ऑल द बेस्ट एवरीवन, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।